हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं रेबीज डिजीज के बारे में। पिक्चर में देख के आपको क्या लग रहा है? रेबीज क्या होता होगा? क्या ये डिजीज है? जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस पिक्चर में एक डॉग को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। डॉग को इंजेक्शन की क्या नीड है? क्यों लगाएंगे हम डॉग को इंजेक्शन? ये इंजेक्शन लगाया जा रहा है वैक्सीन के लिए। जो हमारे पेट्स होते हैं उनका हम इम्यूनाइजेशन करवाते हैं सो दैट कोई भी डिजीज कंडीशन जो वो ट्रांसमिट कर सकते हैं वो ना हो। रेबीज भी एक ऐसी डिजीज है जो डॉग्स से सबसे ज्यादा ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट तो अदर एनिमल्स से भी होती है बट डॉग से सबसे ज्यादा होती है। डॉग बाइट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं हमें। इस वीडियो में हम रेबीज वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी पैथोजेनेसिस क्या रहती है, आफ्टर द एक्सपोजर ऑफ द वायरस हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं खुद को, क्योंकि जो रेबीज डिजीज है वो फेटल होती है 100%। मतलब अगर ये डिजीज डेवलप हो गई तो हम पेशेंट को नहीं बचा सकते, बट इट इज प्रिवेंटेबल ऑल्सो। अगर विद इन टाइम अगर वैक्सीन इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमने पेशेंट को दे दिए तो हम उसको बचा सकते हैं, बहुत इजीली बचा सकते हैं। बट आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ साइन एंड सिम्टम्स फिर इस डिजीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। वीडियो को पूरा देखिएगा। होप सो आपके सारे क्वेश्चंस जो भी रेबीज के रिगार्डिंग है वो कवर हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा? रेबीज एक वायरल डिजीज है। वायरल डिजीज मतलब किसी वायरस के स्प्रेड होने से हो रही है। अब वायरसेस का क्या रहता है कि वायरसेस में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो या तो आरएनए होता है या डीएनए होता है। जबकि हम अपनी बात करें ह्यूमंस, हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वी कंटेन बोथ आरएनए एज वेल एज डीएनए, बट वायरसेस हैव ओनली सिंगल आइदर आरएनए और डीएनए। जो रेबीज वायरस है वो बिलोंग करता है रेब्डोवेरिडी फैमिली से। इसको जीनस है लाइसा वायरस एंड इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। जो शेप है वायरस की वो रहेगी बुलेट शेप्ड। अब साइज की बात करते हैं। वायरसेस का साइज बहुत ही स्मॉल होता है नैनोमीटर्स में, तो 180 नैनोमीटर वायरस का साइज होता है एंड इट इज एनवेलप्ड वायरस। सिर्फ ह्यूमन से अफेक्ट नहीं होते हैं वायरस से, सारे वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स से आप क्या समझते हैं? ये टर्म सुनी होगी। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो सारे एनिमल्स होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सकते हैं। उनके बॉडी टेम्परेचर पे एनवायरनमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। एज लाइक अस, मैमल्स एंड बर्ड्स, ये सारे जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। हम ह्यूमंस, हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स की में। वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू आउटर एनवायरनमेंट से अपने बॉडी टेम्परेचर को, अपने हेमोस्टेसिस को अफेक्ट नहीं होने देते एंड मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हम अपनी बात करें तो कोल्ड टेम्परेचर में भी हमारा जो टेम्परेचर है वो सेम रहता है 37 डिग्री सेल्सियस। एंड अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है समर्स में भी हमारा बॉडी टेम्परेचर तो सेम ही रहता है। आइदर डिजीज डेवलप ना हो, फीवर, इन्फेक्शंस, ये सब। हमारा क्या मैकेनिज्म रहता है? समर्स में हमें स्वेटिंग होती है, विंटर्स में हमारी बॉडी में शिवरिंग होती है, सो दैट टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जा सके। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक दैट इज रेबीज। ह्यूमंस के अलावा जितने भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं वो भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट बात करते हैं मोड ऑफ इन्फेक्शन। स्प्रेड होता है किसी भी बाइट की वजह से वाइल्ड एनिमल्स की। मोस्टली जो स्प्रेड होता है वो होता है डॉग बाइट से, कैट बाइट से भी स्प्रेड हो सकता है एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो कैन स्प्रेड दिस। या फिर लेग्स ऑन अब्रेडेड स्किन और म्यूकोसा। देन ये ना ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकता है। किस केसेस में? अगर किसी एक्सपोज्ड पेशेंट का कोई रैबिड ह्यूमन है, उसका अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है या कॉर्नियल ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब किसी पेशेंट को ये डिजीज डेवलप हुई और विदाउट इन्वेस्टिगेशंस उस पेशेंट का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ, तो ये ऐसे भी ट्रांसमिट हो सकता है। देन लैब एक्सपोजर्स
की वजह से डिजीज डेवलप हो सकती है, एज लाइक वैक्सीन फोम, मतलब किसी भी लैब एक्सपोजर में एरोसोल्स के कांटेक्ट में आने की वजह से। इंडिया की हम बात करते हैं तो 95% केसेस में डॉग्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं वायरस के ट्रांसमिशन के लिए, 2% केसेस में कैट्स एंड लेस देन 1% जैकल्स, मैंगोज एंड अदर एनिमल्स इस वायरस को ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस क्या रहेगी? जो वायरस है उसकी एंट्री होगी बाइट साइट पे, जहाँ पे भी डॉग बाइट करेगा, देन कुछ टाइम तक वहीं पे उसकी लोकल मल्टीप्लिकेशन होती है वायरस की, उसकी कॉपीज फॉर्म होती हैं, देन इट विल ट्रांसपोर्ट, रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट होता है उसका, स्पाइनल कोड एंड ब्रेन में वायरस जाएगा एंड वो उधर इंक्लूजन बॉडीज फॉर्म करता है। जो नेगरी बॉडीज होती हैं वो स्पेशल फीचर्स है कि वो रेबीज में ही डेवलप होती हैं एंड आफ्टर दैट it will spread to all other organs of the body. नेगरी बॉडीज इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जो कि रेबीज में हमें देखने को मिलती हैं एंड इसकी साइट रहेगी हिप्पोकैम्पस इन द ब्रेन। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो 1 to 2 months, बट इट कैन वेरी टिल 1 year बाइट से लेके, और साइन एंड सिम्टम्स जनरली 1 and 2 months में अपीयर होंगे, बट 1 साल तक भी हमें देखने को मिलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड कौन सा पीरियड होता है, मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है। इंक्यूबेशन पीरियड इज दैट टाइम पीरियड व्हेन द पैथोजन और एनी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर इन द बॉडी एंड टिल साइन एंड सिम्टम्स अपीयर। जब कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर करता है और उसके जब तक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, उस ड्यूरेशन को हम इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेजेस की। फर्स्ट वन इज प्रोड्रोमल स्टेज, जो कि अर्ली स्टेज होती है डिजीज की, 2 to 7 days इसकी ड्यूरेशन रहेगी। इसमें पेशेंट को फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो बाइट साइट है वहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। पेशेंट कैन सफर फ्रॉम इंसोम्निया, हेडेक, फीवर, मेलाइज, ये सारे सिम्टम्स अर्ली स्टेज में हमें देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वन इज एक्यूट न्यूरोलॉजिक स्टेज। इसमें जो डिजीज के सिम्टम्स है स्पेसिफिकली वो अपीयर हो जाएंगे, इट्स लाइक हेलुसिनेशंस, एंजाइटी, हाइड्रोफोबिया, फियर फ्रॉम वाटर, एरोफोबिया, फियर फ्रॉम फ्लाइंग, हाइपरसलाइवेशन, स्वेटिंग, सीजर्स, ऑल दिस कैन बी सीन इन एक्यूट न्यूरोलॉजिक स्टेज। नेक्स्ट वन इज पैरालिटिक डम रेबीज, 2 to 7 days ड्यूरेशन एंड पेशेंट में असेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट देयर इज कोमा एंड inevitable death within 14 days. Inevitable death means which cannot be prevented. एक बार रेबीज अगर डेवलप हो गया देन इट इज 100% फेटल। अगर एक बार साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो गए पेशेंट में, डिजीज डेवलप हो गई, उसके बाद हम नहीं बचा सकते पेशेंट को। सो इसका जो डायग्नोसिस है वो कैसे रहता है, एंटीमोर्टम टाइम मतलब बिफोर डेथ अगर हम डायग्नोसिस करें तो हम स्किन बायोप्सी लेंगे फ्रॉम द नेप ऑफ नेक, जो कि बेस्ट स्पेसिफिन है। देन अदर ऑप्शंस हमारे पास होते हैं कॉर्नियल इंप्रेशन स्मीयर, सलाइवा, आरटीपीसीआर, इम्यूनोफ्लोरेसेंस एंड सीरोलॉजी कैन बी डन। आफ्टर डेथ अगर किसी पेशेंट की डेथ हो गई और पता ही नहीं चला कि क्यों हुई है, देन ब्रेन बायोप्सी कर सकते हैं हम। नेगरी बॉडीज अगर हमें देखने को मिलती हैं तो देन जो डेथ है वो रेबीज की वजह से हुई है, आरटीपीसीआर एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस। अब बात करते हैं कि कैटेगरीज क्या हैं एक्सपोजर की। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने रेबीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज अगर जो डॉग है या कोई और एनिमल है वो जस्ट इंटैक्ट स्किन को हमारी टच करता है। इंटैक्ट स्किन मतलब स्किन पे कोई भी कट्स नहीं है, लेसरेशंस नहीं है, एब्रेशंस नहीं है, देन इट इज अंडर नो एक्सपोजर, मतलब नो एक्सपोजर की कैटेगरी आएगी। सेकेंड वन इज कैटेगरी 2, इसमें क्या होगा कि अगर एब्रेडेड स्किन है या उसको लाइक किया है या स्क्रैचेस हैं बट नो ब्लीडिंग, जस्ट पिक्चर में आप देख पा रहे कि ये स्क्रैचेस लगे हैं, देन इट इज अंडर एक्सपोजर। कैटेगरी नंबर 3, इसमें क्या होगा कि सिंगल या मल्टीपल बाइट हो सकती हैं, लिक्स हो सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन पे, देन इसको हम बोलेंगे सीवियर एक्सपोजर। सो ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी 1 है, 2 है, 3 है, हम ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। ट्रीटमेंट में क्या रहता है, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, उसमें हम
वुंड केयर देंगे, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन एंड रेबीज वैक्सीन। अब डिपेंड करेगा कौन सा एक्सपोजर है, नो एक्सपोजर की कैटेगरी है, एक्सपोजर की कैटेगरी है या सीवियर एक्सपोजर की कैटेगरी है, उसके बेसिस पे हम इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, वैक्सीन देनी है, वो डिसाइड करेंगे। अगर टाइम से प्रोफाइलैक्सिस मिले, मतलब जितना अर्ली पॉसिबल हो सके आफ्टर द बाइट, उतना जल्दी हमें वैक्सीन्स, इम्यूनोग्लोबुलिन्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपोजर ले लेना चाहिए, सो दैट डिजीज डेवलप ना हो, क्योंकि डिजीज डेवलप होने में टाइम लगता है। सो अगर हम अर्ली प्रोफाइलैक्सिस करवाएं तो पेशेंट को बचाया जा सकता है एंड डिजीज डेवलप नहीं होगी। वुंड केयर की बात करते हैं हम। वुंड केयर सारी कैटेगरीज में करेंगे, आइदर कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। What to do in wound care? हम plenty of water से wound को क्लीन करेंगे। फ्लशिंग ऑफ वुंड विद कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। पेशेंट हमारे पास जस्ट आफ्टर बाइट आता है या वो 2 घंटे 4 घंटे बाद किसी भी टाइम आता है, वुंड केयर इज इम्पोर्टेंट। 15 मिनट्स तक हम प्लेंटी ऑफ वाटर से वुंड को क्लीन करेंगे। आफ्टर दैट आयोडीन कंटेनिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन हम अप्लाई करेंगे वुंड पे। नो ड्रेसिंग टू बी डन। डॉग बाइट का जो भी वुंड होगा उसके हमें ड्रेसिंग नहीं करनी होती, हम ओपन वुंड रखेंगे, उसकी को क्लीन करेंगे फर्स्टली वाटर के साथ। 15 मिनट्स तक एटलीस्ट हम उसको क्लीन करेंगे विद कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर। देन हम एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे विच कंटेन आयोडीन, बट नो ड्रेसिंग। ड्रेसिंग हम नहीं करेंगे, सूचरिंग भी नहीं करेंगे हम। इवन लार्ज वुंड अगर है तो भी हम सूचरिंग को अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट वन इज रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन। ह्यूमन डिराइव्ड इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल होते हैं एंड हॉर्स डिराइव्ड इम्यूनोग्लोबुलिन अवेलेबल होते हैं। ERIC इज हॉर्स डिराइव्ड इक्वाइन। जो रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हम सिर्फ कैटेगरी 3 में देंगे। कैटेगरी 3 कौन सी थी? जब कोई भी सिंगल या मल्टीपल बाइट्स हुई हैं पेशेंट को। देन जो इसकी साइट रहेगी वो होगी बाइट साइट पे हम इसको देंगे एंड IM देंगे। Rabies immunoglobulin can be given before the vaccine or up to 1 week after the vaccine. जिसकी डोज रहेगी, अगर हम ह्यूमन डिराइव्ड इम्यूनोग्लोबुलिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो होगा 20 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी एंड इक्वाइन डिराइव्ड इम्यूनोग्लोबुलिन अगर है तो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी। नेक्स्ट बात करते हैं रेबीज वैक्सीन की। जो फर्स्ट रेबीज वैक्सीन है वो डेवलप की थी लुइस पास्चर। लुइस पास्चर इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी एंड इनका काफ़ी रोल है हमारे मेडिकल साइंसेस में। पास्चराइजेशन टेक्निक इन्होंने डेवलप की, वैक्सीन डेवलप की एंड ये सारा हुआ लुइस पास्चर के रिगार्डिंग। जस्ट कम बैक ऑन वैक्सीन। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस में WHO के अकॉर्डिंग 4 डोजेस होती हैं। इसके अलग अलग शेड्यूल्स हैं, एसिन शेड्यूल, जैग्रेब शेड्यूल एंड IPC शेड्यूल। सो एसिन शेड्यूल में क्या रहेगा कि हम 1 ml वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे, IM करेंगे एंड 0 डे पे करेंगे, उसके बाद 3rd डे, 7th डे, 14th डे एंड 28th डे। उसके बाद है जैग्रिप शेड्यूल। जैग्रिप शेड्यूल में क्या रहेगा? सेम डोज 1 ml रहेगी, साइट IM रहेगी एंड 0 डे पे हम वैक्सीन एडमिनिस्टर करेंगे, 7th डे पे करेंगे एंड 21st डे पे करेंगे। IPC शेड्यूल, इसमें क्या होगा? 0.1 ml हम यूज करेंगे वैक्सीन की डोज एंड इंट्राडर्मली देंगे एंड इसके जो ड्यूरेशन है 0 डे, 3rd डे, 7th डे एंड 28th डे। वन मोर फैक्टर इज दैट जो IPC शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम 0.1 ml वैक्सीन देंगे वो हम डबल डोजेस में देंगे। मतलब हम 0 डे पे अगर वैक्सीन दे रहे हैं तो हम 2 इंजेक्शंस लगाएंगे ऑन द बोथ आर्म्स। जो साइट रहेगी वैक्सीन की वो होगी डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल में लगा सकते हैं हम या एंटीरियर लेटरल थाई में लगा सकते हैं, बट कभी भी हम ग्लूटियल मसल में वैक्सीन नहीं लगाएंगे। जो मोस्ट प्रेफर्ड साइट्स होते हैं दैट इज डेल्टोइड मसल एंड एंटीरियर लेटरल एक्सपेक्ट ऑफ थाई। अब बात करते हैं कि वैक्सीन्स, मेडिसिन्स, कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, बट रेबीज वैक्सीन किसी भी केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं होती है, वेदर इट इज प्रेगनेंसी, लैक्टेशन। रेबीज वैक्सीन को देना इम्पोर्टेंट है सो दैट पेशेंट में रेबीज डेवलप होने से प्रिवेंट किया जा सके एंड पेशेंट की लाइफ को बचाया जा सके।
अदरवाइज रेबीज इज 100% फेटल। नेक्स्ट बात करते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इन ऑलरेडी वैक्सीनेटेड पीपल्स। मतलब अब हो सकता है ना कि किसी को कम ड्यूरेशन में 2 बार बाइट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? मतलब किसी ने अगर पहले वैक्सीन ली है, इम्यूनोग्लोबुलिन लिया है, तो हम कैसे मूव ऑन करेंगे? इम्यूनोग्लोबुलिन हम सिर्फ एक बार देते हैं। किसी को आज बाइट हुई, इम्यूनोग्लोबुलिन हमने दिया, उसको 5 साल बाद फिर से बाइट हुई, तो हम इम्यूनोग्लोबुलिन फिर से नहीं देंगे। अगर किसी को एक बार इम्यूनोग्लोबुलिन दिया गया है तो वो इनफ है। हाँ, वैक्सीन की हम बात करते हैं, विद इन 3 months अगर किसी का वैक्सीनेशन हुआ है, देन नो नीड ऑफ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अगर पिछले 5 साल में किसी ने वैक्सीन ली है, तो हम कैटेगरी 2 में क्या करेंगे? कैटेगरी 2 में देंगे हम फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज। कैटेगरी 3 में देंगे हम फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज एंड थर्ड डोज, विच इज ऑन 0 day, 3rd day एंड 7th day। और अगर 5 साल से ज्यादा हो गया है वैक्सीन को, तो हम फुल कोर्स देंगे। जो हमारा WHO के अकॉर्डिंग रहता है, वो फुल कोर्स ऑफ वैक्सीन हम एडमिनिस्टर करेंगे। ये था पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। अब बात करते हैं प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। व्हाई देयर इज नीड ऑफ प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड कौन से पीपल होंगे जिनको इसकी ज्यादा नीड होगी? हर किसी को तो हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नहीं दे सकते। जो वेटनरी फील्ड में काम करते हैं या जो वाइल्ड एनिमल्स के साथ मतलब जिनका एक्सपोजर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, वाइल्ड ऑफिसर्स एंड वाइल्ड हेल्थ में जो वर्कर्स होते हैं, उनको हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, सो दैट कोई भी इन फ्यूचर बाइट हो उसको प्रिवेंट किया जा सके डिजीज डेवलप होने से। इसके 2 डोज रहते हैं, 0 day पे, 7th day पे, और उसके बाद बूस्टर हम देते हैं आफ्टर 1 year, और बूस्टर्स को रिपीट करते हैं एवरी 5 year। बहुत सारे वैक्सीन होते हैं ना जिनका हम प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन का जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस लेते हैं, बिकॉज देयर इज चांसेस ऑफ नीडल स्टिक इंजरी। ऐसे ही रेबीज से प्रिवेंट करने के लिए भी देयर इज प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। ये सारा हमने डिस्कस किया, रेबीज कैसे डेवलप होती है, उसके डायग्नोसिस क्या रहते हैं, ट्रीटमेंट, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होने से पहले अगर हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ले लेते हैं तो हम पेशेंट को बचा सकते हैं। Once if there is development of sign and symptoms, development of disease, then it is 100% fatal. So ये disease 100% fatal है। Then no contraindications for post exposure prophylaxis। हम हर किसी को post exposure prophylaxis देंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन according to the category of the wounds हमें ले लेना चाहिए। ये सारा था रेबीज के रिगार्डिंग, उसके वैक्सीनेशन के रिगार्डिंग, प्री एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। फॉर मोर वीडियोस कीप watching clinical knowledge in medicine, share and subscribe our channel. Thank you.